जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान से अब केवल पीओके पर होगी बात। मार्च 2027 तक एयरफोर्स को मिलेंगी तेजस मार्क 1 की फुल स्क्वाड्रन। आसिम मुनीर के कंट्रोल में आए पूरी तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। और सुखोई के लिए बन रही है एक नई एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम अपने उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने कारगिल की उन ऊंचाइयों पर अपना आज हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया था। हम उनकी वीरता और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकते और हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज द्रास सेक्टर में 27वें कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशंस को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत में पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक गंभीरता से देने की क्षमता है। और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करना जारी रखेगा, पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। अगर कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है। और जैसे कि आतंकवाद का पालन पोषण करना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, तो इस पर भी रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच कोई फर्क नहीं है। जहां एक तरफ भारत डेटा सेंटर बनाता है, वहीं जो पाकिस्तान है वो रेडिकल सेंटर्स बनाता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो न केवल आतंकी संगठनों को पनाह देती है बल्कि उनके साथ मिलकर काम भी करती है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने साफ कर दिया था कि भारत अब आतंकी और उनके पालन पोषण करने वाली सरकारों को भी अलग अलग नहीं मानेगा। और भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा फर्क है वो इस बात से समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ भारत इनोवेशन के नए नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करता है, तो वहीं पाकिस्तान घुसपैठ के लिए नए नए रूट्स को एक्सप्लोर करता है। भारत बिजी है चिप को डिज़ाइन करने में, पाकिस्तान बिजी है आतंकवाद को डिज़ाइन करने में। भारत बिल्ड कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, पाकिस्तान बिल्ड कर रहा है टेरर इकोसिस्टम। भारत स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहा है, पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादी भेज रहा है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पाकिस्तान स्लीपर सेल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी भारतीय रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि हर एक भारतीय में एक सैनिक जैसी सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा यह मतलब नहीं है कि हर नागरिक को सैनिक बन जाना चाहिए, लेकिन अगर देश के सामने कभी ऐसी स्थिति आए जिसमें लोगों के सीधे या परोक्ष समर्थन की जरूरत हो, तो हर भारतीय को देश की रक्षा के लिए आगे आने को मानसिक, नैतिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और जैसे हर सैनिक सबसे पहले एक भारतीय होता है, वैसे ही हर भारतीय के भीतर सैनिक का साहस, अनुशासन और देशभक्ति की भावना हमेशा जीवित रहनी चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री की सारी बातें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनकी देशभक्ति की भावना केवल कुछ खास ओकेजन्स पर ही सामने आती है, जैसे कारगिल विजय दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे। और वो भावना वे केवल व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम की स्टेटस तक ही सीमित रहती है। और बाकी दिनों हमारी फोर्सेस को गाली दें, उनका मजाक बनाएं, सब कुछ कहें, और वो भी अपनी खुद की अज्ञानता के कारण, तो उनके लिए सब कुछ सही चलता है। और ऐसे के लिए हम भगवान से केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि मिले। बाकी तो आप समझ ही होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि जी एरोस्पेस की तरफ से इस बात का पूरा आश्वासन दिया गया है कि वे इस वर्ष के अंत तक करीब 20 से 22 जेट इंजन्स तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के लिए डिलीवर कर देंगे। और इन डिलीवरीज को तेज करने के लिए जी द्वारा एक नई लाइन को स्थापित किए जाने की रिपोर्ट्स भी आई थी। और ऐसे में जो HAL है वो अब इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वे मार्च 2027 तक तेजस मार्क 1 की एक फुल स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देंगे, यानी कि लगभग 16 से 18 फाइटर जेट्स। जबकि 20 से अधिक तेजस मार्क 1 फाइटर्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर भी किए जा चुके हैं और उनको कैटेगरी बी इंजन्स के साथ टेस्ट भी किया गया है और अब इंतजार है नए इंजन्स का। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की ग्रिडबॉट्स टेक्नोलॉजी ने अपने एक नए कॉम्बैट UGV को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है ग्रिडबॉट्स ब्रूट हिटमैन। इसमें सेल्फ ड्राइविंग, सेल्फ एमिंग, सेल्फ चेसिंग और सेल्फ किलिंग ये सभी फीचर्स आते हैं, यानी कि एक फुल्ली ऑटोनॉमस कैपेबिलिटी रखता है और इसे बेहद ही डिमांडिंग टैक्टिकल, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये एक वेपनाइज UGV है। इसमें कई अलग अलग रेंज के रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें 5.56 mm से लेकर 7.62 mm की मशीन गन्स, 12.7 mm की हैवी वेपन्स और ग्रिडबॉट्स का कटाना ऑटोनॉमस वेपन टरेट तो ये भी शामिल है, यानी कि आर्म्ड पेरीमीटर डिफेंस, कॉन्वॉय सपोर्ट का एस्कॉर्ट, एंटी टेरर रिस्पॉन्स और हाई रिस्क EOD ऑपरेशंस तो उनके लिए भी इक्वली कैपेबल है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर्स की है, 50 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर तक इसकी रफ्तार है। इसे डायरेक्ट एक्शन सपोर्ट, CBR एंड रिकॉनेसेंस इस तरह के अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक ट्रू ऑटोनॉमस UGV है। भारत की एक डीप टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है डी प्रोपल्स। तो इन्होंने एक एरोस्पाइक नोजल के साथ इंटीग्रेटेड 5 किलोन्यूटन के एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है।
और कंपनी के मुताबिक उनका ये जो इंजन है ये अपने टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 5 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक रेलिवेंट टेस्ट इन्वायरमेंट में वैलिडेट हो चुकी है, लेकिन अभी ऑपरेशनल यूज़ से पहले इसके कुछ और डेवलपमेंट बाकी हैं। अभी सफलता कितनी महत्वपूर्ण है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन है जिसका टेस्ट हुआ है वो है क्या, शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं RDE। तो जहां कन्वेंशनल जेट इंजन्स लगातार सबसोनिक कंबशन के जरिए फ्यूल को बर्न करते हैं, वहीं जो RDE है वो एक एनुलर कंबशन चैम्बर के अंदर लगातार घूमने वाली एक सुपरसोनिक डेटोनेशन वेव का इस्तेमाल करता है। और जो ये एरोस्पेस स्टार्टअप डी प्रोपल्स है तो ये IIT मद्रास की तरफ से ही इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है। बाकी अगर और भी आसान से शब्दों में बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंजन की कैसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत को भविष्य की लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाई स्पीड वाले UAVs, भविष्य के रीयूजेबल एरोस्पेस व्हीकल्स, एडवांस्ड डिफेंस प्रोपल्शन सिस्टम्स, इन सभी को पावर देने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये दिखाता है कि भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ही सही लेकिन एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज में एंटर कर रही है। और दुनिया में केवल US, जापान, चीन, रशिया तो यही चुनिंदा देश हैं जो कि अभी तक इस RDE वाली टेक्नोलॉजी पर सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और अब इसमें भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। बाकी जो RDE है ये मौजूदा प्रोपल्शन सिस्टम्स की कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करते हैं, छोटे साइज में ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, हायर स्पीड, बेटर फ्यूल इकोनॉमी, तो इसी वजह से भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से अपने डिफेंस आर्किटेक्चर में कुछ बड़े बदलावों को करना शुरू कर दिए और जिसके तहत जो न्यूली क्रिएटेड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है NSC, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को ओवरसी करेगी, जिसमें न्यूक्लियर आर्सेनल भी आता है। और इस NSC का जो पहला कमांडर अपॉइंट किया गया है वो है लेफ्टिनेंट जनरल आमिर राजा। और ये जो नया स्ट्रक्चर है ये ट्रेडिशनल सिविलियन लेड नेशनल कमांड अथॉरिटी फ्रेमवर्क को बाईपास कर देता है। और इस पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस जो हो रही है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अंडर में हो रही है, जो कि आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भूमिका भी निभा रहा है। और अब इस नई रीस्ट्रक्चरिंग के चलते ही पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड है वो सीधे सीधे आसिम मुनीर के अंडर में आती है। और जहां अभी तक न्यूक्लियर पॉलिसी और उसके इस्तेमाल के मामले में जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA को हेड करते हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से संबंधित उसके कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजंस के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन आसिम मुनीर के अंडर में जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी कि NSC बनाई गई है तो ये इस नेशनल कमांड अथॉरिटी को एक तरह से बाईपास कर देती है। और क्या आप जानते हैं कि 1999 के कारगिल वॉर के बाद US की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ था कि इस वॉर के समय जो पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, तो वो इस युद्ध में अपनी हार को देखते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात करने की तैयारी भी कर रहे थे। और US की एजेंसीज ने तत्कालीन US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इस बारे में अलर्ट किया था कि जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर वॉरहेड की तरफ मूव कर रहा है और मिलिट्री सिचुएशंस के बिगड़ता हुआ देख डिलीवरी सिस्टम्स की तैयारी कर रहा है। और ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से वहाँ की आर्मी का ही रूल चलता हुआ आया है और पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की रियल डीप स्टेट है। जो कारगिल वॉर की प्लानिंग है उसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और उसके ही कुछ क्लोज सर्किल ने करी थी और इसके बारे में उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन सिविलियन गवर्नमेंट को शुरुआत में जानकारी भी नहीं थी। वो तो उन्हें बाद में पता लगा कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया जब उनके सोल्जर्स भारत में मारे जा रहे थे। वरना शुरू में तो पाकिस्तान का नैरेटिव यही था कि वो उनके सोल्जर्स नहीं है, वो मुजाहिदीन हैं, लेकिन बाद में उनके पास ID कार्ड्स मिले, उनके वेपन्स पाकिस्तान में बने हुए थे और कई सारे एविडेंस से खुलासा हुआ कि वो सारे के सारे पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे। और मुशर्रफ की प्लानिंग एक बार फिर से फेल हो गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर भी मुशर्रफ के ही नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 114 रफाल फाइटर्स वाली डील के तहत जो भारत ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था तो उसका जो फ्रांस की तरफ से ऑफिशियल रिस्पांस है वो अगस्त के मध्य तक आने की उम्मीद है और फिर इस रिस्पांस के आने के बाद इस डील के प्राइस और अन्य एस्पेक्ट्स को निगोशिएट किया जाएगा। बाकी अभी तक जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 114 रफाल में से 94 रफाल भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और भारत यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाले रफाल में अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट चाह रहा है। और जैसे कि डसॉल्ट एविएशन के ऑफिशियल्स भी हाल ही में कंफर्म कर चुके हैं कि वे भारत में रफाल की मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक ऐसे सिस्टम को बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में जो रफाल की ग्राउंड और फ्लाइट टेस्टिंग है वो भी भारत में हो सके। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है कि जो DRDO है वो सुखोई Su-30 MKI फाइटर से इस्तेमाल करने के लिए एक लॉन्ग रेंज के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि 500 किलोग्राम्स तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी और उसकी रेंज होगी लगभग 700 किलोमीटर्स प्लस। और अब समय है आज के इतिहास का। आज का जो दिन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में शायद हमें आपको अलग से बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आज के दिन हम अपने उन 527 वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस कारगिल वॉर में देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में कितने वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।